नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम संसार के जो प्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत, उसमें क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले संचार के प्रकार के रूप में नाम आता है समतलीय संचार। जब दो समान स्तरीय व्यक्तियों के मध्य विचार विमर्श अथवा सूचनाओं और भावनाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे समतलीय संचार कहते हैं। यानी ऐसे समान स्तर के व्यक्ति जिनमें विचार विमर्श होता हो, सूचनाओं का आदान प्रदान होता हो, तो उसे समतलीय संचार कहते हैं। एक समतल पृष्ठभूमि पर समतलीय संचार को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे पगडंडी संचार, यानी इसके दूसरे नाम है पगडंडी संचार यानी साइडवे कम्युनिकेशन, पार्श्विक संचार यानी लेटरल कम्युनिकेशन, दिशात्मक संचार डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, क्रॉसवाइज संचार या इंटरस्केलर संचार। ये इसके दूसरे अन्य नाम है समतलीय संचार के। समतलीय संचार में एक ही व्यक्ति के अधीनस्थ कार्यकर्ताओं के मध्य, एक ही विभाग के अधिकारी के मध्य, कंपनी की विभिन्न इकाइयों के महाप्रबंधकों के मध्य, क्षेत्रगत सेल्स प्रबंधकों के मध्य हो सकता है। यानी हमने शुरुआत में इसकी परिभाषा में पढ़ा कि दो समान स्तर के व्यक्तियों के मध्य होता है ये समतलीय संचार। यह संचार मौखिक एवं लिखित दोनों प्रकार से हो सकता है। अब हम बात करते हैं समतलीय संचार के निम्नलिखित लाभ की। समतलीय संचार समान स्तरीय व्यक्तियों के मध्य प्रभावी संयोजन की वृद्धि करता है। नंबर 2, समतलीय संचार व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं के विनिमय से विभागीय समस्याओं का समाधान शीघ्र होता है, क्योंकि एक ही पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, एक ही स्तर के व्यक्ति हैं, उनके मध्य संचार होता है, तो जो विभाग की समस्याएं हैं उनका समाधान है वो थोड़ा शीघ्रता से होता है, सरलता से होता है। समतलीय संचार अंतः पारस्परिक अंतर्द्वंद्व से मुक्ति प्रदान करने में सहायक होता है। यानी मन में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होता है। जो संचार करने से अगर किसी बात में द्वंद्व होता है तो वो हट जाता है। नंबर 4, समतलीय संचार में परस्पर विश्वास बढ़ता है और समान स्तर पर चल रही सामूहिक अंतर्द्वंद्व एवं प्रतिद्वंदिता कम होती है। कई बार हम देखते हैं संगठन में, विभागों में एक सामूहिक प्रतिद्वंदिता चलती रहती है, अंतर्द्वंद्व चलता रहता है, लेकिन परस्पर ऐसा संचार व्यवस्था होने से, आपस में वार्तालाप होने से वो प्रतिद्वंदिता वो कम हो जाती है। नंबर 5, समतलीय संचार में संचार स्तरीय व्यवस्था के कारण सूचनाओं का आदान प्रदान स्वतंत्र रूप से होता है, इसलिए अधिक शुद्धता एवं शीघ्रता से सूचनाओं का संचरण होता है। इसका फायदा है कि जो सूचनाएं प्राप्त होती है वो सही, स्पष्ट और सटीक प्राप्त होती है। नंबर 6, समतलीय संचार अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी के मध्य संतुलन रखता है। हमने पहले पढ़ा था अधोमुखी यानी ऊपर से लेकर नीचे तक जो संचार होता है, ऊर्ध्वमुखी जो नीचे से लेकर ऊपर तक संचार होता है। इन दोनों संचार प्रणालियों के मध्य संतुलन का काम करता है समतलीय संचार। समतलीय संचार समान स्तरीय संस्थागत साथियों के मध्य होता है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक एवं भावनात्मक संबल भी मिलता है। समतलीय संचार के निम्नलिखित दोष भी हैं। ये हमने लाभ पढ़े थे, इसके कुछ नुकसान भी हैं। समतलीय संचार में समान स्तरीय कर्मियों के मध्य भ्रम की उपस्थिति की संभावना रहती है, जिससे कार्य करने में बाधा होती है। मतलब एक प्रकार से कोई भी काम को लेकर के दोनों के मध्य भ्रम हो जाता है, मैं करूँगा, वो करूँगा, या मुझे नहीं कहा, इस तरह से। दूसरा दोष है समतलीय संचार में त्रुटिपूर्ण समझ, अंतर्द्वंद्व, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं साथियों के मध्य उत्पन्न हो सकती है। पूर्णतः नहीं कहा जा सकता, लेकिन हो सकती है। इससे सत्य सूचनाओं के संचरण में बाधा होती है। तो ये समतलीय संचार के गुण और दोष थे। अब संचार के कुछ और छोटे छोटे प्रकार हैं, जैसे श्रव्य संचार। इस प्रकार के माध्यम में स्पर्शेंद्रियों का उपयोग सर्वाधिक होता है। यह माध्यम के आधार पर श्रव्य संचार होता है, जिनमें श्रोता या प्रापक केवल संदेश सुन सकता है। इसमें रेडियो, टेलीविजन, संगोष्ठी, गोष्ठी, नेताओं द्वारा दिए गए सार्वजनिक भाषण, लोकगीत, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार आदि। इसका बड़ा लाभ यह है कि प्रापक का शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। यानी सामने वाला जो संदेश सुन रहा है, ले रहा है, उसका शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। यहाँ एक छोटा सा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, श्रव्य संचार में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो रेडियो है, टेलीविज़न है, संगोष्ठी है, गोष्ठी है, नेताओं के सार्वजनिक भाषण है, लोकगीत है,
ये सारे के सारे श्रव्य संचार के अंतर्गत आते हैं। इसमें केवल सुनना होता है। दृश्य संचार, ऐसे माध्यम से प्रापक देखकर संदेश को समझ सकता है, उसे दृश्य संचार कहते हैं। दृश्य संचार में प्रापक नेत्रों का सर्वाधिक उपयोग करता है। वर्तमान में अधिकतर दृश्य सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। जो नगरों में चौराहों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स दृश्य संचार के रूप में मूर्ति द्वारा मूकाभिनय, कठपुतली, कार्टून, शारीरिक क्रियाकलाप, भाषा, कंप्यूटर, इंटरनेट, फोटोग्राफ आदि, ये सारे के सारे दृश्य संचार के माध्यम हैं, उसके साधन हैं। इसमें केवल देखने पर बल दिया जाता है। और अंतिम भेद है श्रव्य दृश्य संचार, यानी दोनों ही, सुनने में और देखने के दोनों का प्रयोग होता है जिस संचार व्यवस्था में, वो श्रव्य दृश्य संचार व्यवस्था कहलाती है। श्रव्य दृश्य संचार माध्यम से प्रापक अपने नेत्रों और कानों का उपयोग करके संदेश प्राप्त करता है। ये माध्यम प्रापक को विश्वसनीय सूचनाएं देने से सफल रहे हैं। आप घर बैठे इन माध्यमों से विश्व भर के समाचार और घटनाओं के दृश्य भी देखें और सुने जा सकते हैं। इन माध्यमों में टेलीविज़न, फिल्म, रंगमंच आदि आते हैं। आधुनिक युग में संचार के नवीन माध्यमों में संदेश देखा और सुना जा सकता है। उसके लिए उपग्रह संचार, इंटरनेट आदि प्रणाली सुलभ है। यानी जो देख और सुन दोनों सकते हैं, संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, वो श्रव्य दृश्य संचार के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से संचार के जो प्रकार हम अध्ययन कर रहे थे, उसका जो टॉपिक है वो यहाँ अब समाप्त होता है। अब हम आगे बात करेंगे संचार की विशेषताओं के बारे में, कि संचार की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। जहाँ संचार का उद्देश्य सूचनाओं और अनुभवों को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति, जिज्ञासाओं का समाधान, दूसरे को प्रोत्साहन और परिवर्तन है, वही संचार की निम्नलिखित विशेषताएं भी उल्लेखनीय है। मतलब संचार अनुभवों को बांटता है, सूचनाओं को पहुंचाता है, जिज्ञासाओं का समाधान करता है, विचारों की अभिव्यक्ति करता है। ये तो इसकी सामान्य विशेषताएं हैं। इसके अलावा भी कुछ और उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। वो है नंबर 1, संचार जटिल, प्रतीकात्मक, समस्या युक्त एवं विरोधाभासी प्रकृति का होता है। सामान्य रूप में संचार प्रक्रिया तब व्यवहृत होती है जब कोई न कोई संदेश संप्रेषित किया जाता है, प्राप्त तथा विश्लेषित किया जाता है। इस प्रकार संचार संदेश और ग्राह्यता युक्त प्रक्रिया है। यानी केवल संचार में संदेश देना ही नहीं, बल्कि उसकी प्रतिपुष्टि भी लेना कि सामने वाले ने संदेश को उसी रूप में ग्रहण किया है या नहीं किया है, क्योंकि समस्या युक्त और विरोधाभासी प्रकृति का होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि सुनने वाला या देने वाला कोई और बात बताए और समझने वाला कोई और प्रकार से समझे, तो इसलिए इसमें प्रतिपुष्टि लेना अनिवार्य होता है। संचार का प्रभावी होने के लिए उसका सार्थक होना भी आवश्यक है, यानी कोई अर्थ होना चाहिए उसका। प्रभावी तथा सार्थक होकर ही वह संचार उत्प्रेरक होता है, यानी वो कंपनी में, विभागों में कर्मचारियों को प्रेरित करने वाला होगा। इसके अंतर्गत अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है। यह आदान प्रदान की क्रिया प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से संपन्न होती है। संदेश में अनुभव, वर्तमान, व्यवहार एवं भविष्य की आवश्यकता निहित है। इस प्रकार संप्रेषण से दो व्यक्तियों में सार्थकता का निर्माण होता है। यानी जो संदेश अपने प्रेषित किया जा रहा है, उसमें वर्तमान और भविष्य की सार्थकता दोनों ही ध्यान में रखनी जरूरी है, ताकि सुनने वाला या देने वाला उसको प्रभावी रूप से प्रेषित कर सके। यह दो व्यक्तियों में सार्थकता का निर्माण करता है कि वो उस संदेश को समझे, उस कार्य को सार्थक मान करके करता है। नंबर 3, संदेश प्रेषण से पूर्व संप्रेषक को स्वतः उस सूचना, तथ्य और विचार को हृदयंगम कर लेना चाहिए। तत्पश्चात श्रोताओं की पसंद और संचार माध्यम पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी सूचना को, तथ्य को या बात को पहुंचाया जा रहा है, तो पहले भेजने वाले को प्रेषण से पूर्व, भेजने से पहले उसके पूरे तथ्यों पर विचार करना चाहिए। फिर किस रूप में उसको भेजा जाना है, संचार का माध्यम क्या रखें, श्रव्य रखें, दृश्य रखें, अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी, कौन सा रखें, उस पर ध्यान देना। फिर तीसरी बात ध्यान देनी है श्रोताओं की पसंद की, कि वो किस माध्यम से इस बात से प्रभावित होंगे और उस संप्रेषण का, संचार का संप्रेषण में फ़ायदा क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें उसको ध्यान में रखनी पड़ती है संचार संप्रेषण करने वाले को। अगली विशेषता है संचार में सफलता की प्राप्ति के लिए संग्राहक को, यानी जो प्राप्त करने वाला है वो, के लिए उपयुक्त भौतिक वातावरण उपस्थित रहना करना चाहिए। यानी मान लो हम किसी को संदेश, सूचना भेज रहे हैं,
तो उसके वातावरण और परिस्थिति पर भी निर्भर करता है कि वो किस रूप में उसको ग्रहण करेगा या किस अर्थ में ग्रहण करेगा। तो भौतिक वातावरण की उपस्थिति भी बहुत बड़ी मायने रखती है। पांचवी विशेषता है संग्राहक। प्रापक पर संदेश के प्रभाव का मूल्यांकन अपेक्षित है। ये बहुत जरूरी है, प्रतिपुष्टि लेनी जरूरी है। मूल्यांकन करना है कि उसने जो संचार भेजा था उसको उसी रूप में ग्रहण किया है या नहीं किया है, या उसने उस बात पर अमल किया है या नहीं किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसको उस पर उसका मूल्यांकन ज़रूरी है करना कि जिस रूप में उसे जो भेजा गया है क्या उसने वास्तव में उसी रूप में उसको ग्रहण किया है या नहीं किया है। तो ये मूल्यांकन ज़रूरी है उसके लिए। तो इस प्रकार हमने आज अध्ययन किया संसार के जो बचे हुए प्रकार थे उनका, और संसार की कुछ विशेषताएं। संसार के अंतर्गत हमें कुछ तथ्यों का, बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रश्न के पूर्व। तो इन सब बातों का हमने अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।